Good morning, everyone. So, 11th class, we were on our geography chapter number 4, distribution of ocean and continent. And इसमें basically हमने in our previous class we have done कि continental drift क्या होता है, एल्फ्रेड वैगनर ने उससे रिलेटेड अपने को बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे जिससे अपने को लगा था कि थ्योरी जो है ये टोटली करेक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने जो इसके लिए फोर्स जो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए जिस फोर्स को रिस्पॉन्सिबल माना, जो कि दो थे हमारा, एक तो था पोलर फ्लिंग और जो टाइडल फोर्स, वो क्लियरली है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इन फोर्सेस से कैसे हो सकता है कि एक सिंगल बॉडी थी पेंजिया, वो ब्रेकअप हो गई इनटू द कॉन्टिनेंट। तो इस चीज को ही हम बोलेंगे कि इसी के कारण कहीं ना कहीं क्या हो गया कि उनकी जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई। मतलब जो स्कॉलर्स थे वो बोल रहे थे क्लियरली हम इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी जिसके कारण जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो है फॉर्म हुए थे। तो अब ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए या क्या क्या हम देखेंगे, जियोलॉजिकल नए रिसर्चेस हुए और कैसे चीजें प्रूव हुई। तो सबसे जरूरी बात ये है यहाँ पे कि जो इससे पहले ये जो वैगनर ने अपने को थ्योरी दी थी उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी एविडेंसेस दिए थे वो ज्यादातर कौन से थे, ऐसे थे जो अपने को लैंड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल एरियाज में, जैसे फ्लोरा फौना या फिर जैसे डिपॉजिट्स जो टिलाइट थे। तो इसके हम बोलेंगे थोड़ा आगे जाके अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद में रिसर्चेस हुई, नई नई इंफॉर्मेशन आई रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल लिटरेचर, जिसमें इन्होंने कोशिश की मेनली ओशन फ्लोर से क्या की, कुछ एविडेंसेस और कुछ दूसरी चीजें कलेक्ट करने की कोशिश की जिससे कि अपने ये जो थ्योरी है ये कुछ प्रूफ हो सके, या इससे रिलेटेड जो उन्होंने जो फोर्सेस बोले थे जो हम प्रॉपरली उसको एग्री नहीं कर पाए थे, उस फोर्सेस के अलावा बाकी क्या फोर्सेस होते हैं और क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है स्टोरीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुए थे। और बेसिकली अब जो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगी ओशन फ्लोर मैपिंग से रिलेटेड, यानी बेसिकली ओशन का जो फ्लोर है वहां से हम निकालेंगे कुछ एविडेंसेस और प्रूव करेंगे कुछ दूसरे टाइप के फोर्सेस जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं कि जिसके कारण अर्थ के अंदर मूवमेंट होते हैं और फिर अर्थ के सरफेस पे भी ये मूवमेंट जो है रिजल्ट में आ जाए। तो अब जो मेन हम देखेंगे इसमें एक थ्योरी जो है वो है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये दी थी आर्थर होम्स ने 1930 में। इन्होंने ये बोला था कि जो मेंटल है, यानी जो हमने पढ़ा था क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और फोर्स, इसमें इन्होंने बोला कि जो मेंटल पोर्शन है ना वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फोर्स जिसको हम कन्वेंशन करंट फोर्स बोल सकते हैं वो ऑपरेट होता रहता है। और बेसिकली ये जो करंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि इससे थर्मल डिफरेंसेस हो जाते हैं। थर्मल डिफरेंसेस का मतलब सिंपल टर्म्स में देखें तो टेम्परेचर में डिफरेंसेस हो जाते हैं। मेंटल अपने को पता है एक्चुअली में बहुत ज्यादा हीटेड अप एरिया है, बट उसके ही लेयर्स में अलग अलग हम देखेंगे अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, जिसके कारण एक मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। और ये इन्होंने इसलिए तरीका बताया क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने बोला इसके कारण ही अर्थ के इनसाइड में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण हम नोटिस करेंगे कि अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी हम इससे रिलेटेड डिफरेंसेस को फील कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में देखें, इफ यू कैन सी दिस फिगर और पिक्चर, यहाँ पे जो हमने पहले भी पढ़ा था एस्ट्रोनॉस्फेयर जो है वो बेसिकली वीक सेक्शन है मेंटल का। तो यहाँ से ही हम देखते हैं कि इन्हीं सेक्शन से फाइनली वॉल्केनोज इरप्ट होते थे। तो अगर हम मेंटल के ऊपर और नीचे वाले एरिया का टेम्परेचर कोशिश करें मेजर करने की तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा।
और ये जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तब तक वो चीज जो है वो जनरली लिक्विड गैसेस, यू मस्ट हैव हर्ड की गैसेस जो होती है, जो वार्म गैसेस होती है, हॉट गैसेस होती है, दे राइजेस अप, और जो कूल एयर है वो सेटल्स डाउन। उसी तरीके से वाटर में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस मोशन चलता रहता है ताकि टेम्परेचर जो है जितना वेरी करेगा तो क्या होता है, जो हीटेड जो हम बोलेंगे लिक्विड है वो ऊपर की तरफ राइज होता है और जो कूल है वो नीचे की तरफ जाता है। तो एज यू कैन सी दिस सर्कुलर मोशन that they are showing through this diagram, this tells us कि एक continuous movement जैसा चलता रहता है, क्योंकि ये मूवमेंट चलता रहता है कहाँ पे, मेंटल में। तो ऑब्वियसली मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है वहां पे भी इसके इफेक्ट फील होते हैं, और बेसिकली जो अपने लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये मूव करते हैं बिकॉज ऑफ दिस मोल्टन मैग्मा दैट लाइज ऑन द मैंटल। इसको थोड़ा सा और जनरल सेंस में समझ लेते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी में। इफ यू नोटिस, अगर हम उसके हिसाब से भी देखें कि एक ये तो जो सेकंड डायग्राम है यहाँ तो आप देख सकते हो कि दे आर क्लियरली शोइंग कि कन्वेंशन करंट ऐसे मूव होते रहते हैं, और जो हॉट है वो ऊपर की तरफ राइज होता है और कूल जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये मूवमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। इसको एज आई सेड कि डेली टर्म्स में अगर हम मेजर करें या सोचे ऐसे ही, एक सबसे पहले एक सिंपल चीज देती हूँ ये चीज प्रूव करने के लिए कि वाटर के अंदर भी मूवमेंट चलता रहता है, जो हमें हो सकता पता ना चले। जैसे इन विंटर्स व्हेन यू गो टू टेक बाथ एंड यू हैव फिल्ड योर बकेट विथ हॉट वाटर और उसके बाद उसमें ठंडा पानी मिलाते हो, तो उसको आपको अलग से उस पानी को सेम टेम्परेचर पे लाने के लिए बाहर से उस पर कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। यानी अंदर एक मूवमेंट हो रहा है जिसमें ठंडा पानी और गर्म पानी क्या मिक्स होकर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। और अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो यू मस्ट हैव नोटिस कि जैसे कि अगर अपने लोगों ने गैस के ऊपर सपोज दूध रखा है गर्म करने, तो वो हीटेड अप हो रहा है, और जब फाइनली हम देखेंगे पूरा बॉयल होने वाला होता है तो वो ऊपर की तरफ राइज होता है ना, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट हो रही है, तभी तो गर्म जो हम बोलेंगे हीट तो नीचे लेयर्स पे पहुंच रही है, पर फिर वो ऊपर तक कैसे पहुंच रहा है, बिकॉज सिंपल टर्म्स में क्योंकि ये मूवमेंट चल रहा है, इसको हम कन्वेंशन करंट भी बोल सकते हैं। और ये वाली जो फिगर है इसमें दिखाया, अगर उसके ऊपर वुडन ब्लॉक्स रख दे जो फ्लोटिंग है तो वो मूव करते रहेंगे उस जो नीचे कन्वेंशन करंट है उसके मूवमेंट के कारण। तो इसमें अपने को इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो अपनी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी क्या होती है, इस कन्वेंशन करंट के कारण क्या होती है, कंटिन्यूअस मूव करती रहती है, बहुत कम हम स्पीड में होती है, और जहाँ पे वीक सेक्शन है वहां पे वो ऊपर आने की कोशिश करती है थ्रू फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनो। तो आई सपोज कन्वेंशन करंट अच्छे से क्लियर होगा, इतना ज्यादा डिटेल में बुक में नहीं दिया हुआ, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ताकि अपने को पता हो कि कैसे ये मूवमेंट क्रिएट होता है और फाइनली कैसे क्या इससे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करती है या हमारे अर्थ सरफेस पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज अपने को नोट करने की जरूरत है कि इन्होंने यही बोला था कि ये वाला जो कन्वेंशनल करंट फोर्स है इसके कारण हो सकता है कि मूवमेंट होता हो ऑन द क्रस्ट, और जो चेंजेस आए हैं बेसिकली इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, इसमें ये एक रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज सेड बाय आर्थर होम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज जो है वो है अपनी मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। अब इससे क्या हुआ कि जो ओशन फ्लोर है यानी ओशन के नीचे जो एरिया है, फ्लोर है, उस फ्लोर को उसकी कैसी हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस तरीके से है कि वो सिंपल एक प्लेन एरिया नहीं है कि भाई सीधी एक प्लेन एरिया नहीं, उसमें भी बहुत सारे रिलीफ है, मतलब थोड़े माउंटेन जैसे हैं, थोड़े प्लेटूज जैसे भी हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ओशनिक फ्लोर से रिलेटेड, ताकि हम लोग और जान सके इससे रिलेटेड, और हो सकता है अगर ओशन फ्लोर के बारे में ज़्यादा पता चले तो अपने को अर्थ के अंदर के बारे में भी और ज़्यादा पता चलेगा, और उससे हमसे रिलेट कर सकेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन।
तो इसके हमने यही देखा है कि सबमर्ज ओशन के अंदर माउंटेन रेंजेस भी होते हैं, डीप ट्रेंचेस भी होते हैं, मतलब डीप गड्ढे टाइप के भी होते हैं। और जनरली हम देखेंगे कि ये मार्जिन जो कॉन्टिनेंट के मार्जिन है वहीं पे लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा मिड ओशनिक रिजिस, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वॉल्केनिक इरप्शंस वहां से होते हैं, वो भी होते हैं। अब एक्चुअली में हम निकालते, मतलब कैसे हम पता करते हैं अबाउट द अर्थ थ्रू दीज सोर्सेज। जो रॉक्स मिलते हैं हमको ओशनिक क्रस्ट में, उससे अपने बहुत सारे कुछ कुछ स्टडी करते हैं। कुछ स्टडी से फॉर एग्जांपल जैसे अपने को पता चला है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो बहुत यंगर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल एरियाज, यानी वो जो है वो बहुत बाद में फॉर्म हुए थे कंपेरेटिवली। और ईदर साइड जो रॉक्स है ऑन जो ओशनिक रिजेस हैं, यानी ओशनिक माउंटेन जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके दोनों साइड पे जो रॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और लगभग हम देखेंगे कि उनकी जो फॉर्मेशंस है और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जिस एज में वो फॉर्म हुए थे ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये अलग अलग तरीके से हम रिसर्चेस करते हैं, फिर इसको आगे स्टडी करते हैं। तो एक सिंपल चीज है, अगर दोनों साइड पे सेम टाइप के रॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम एज में फॉर्म हुए हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट के बने हुए, यानी जब वो सपोज अगर वॉल्केनो से इरप्ट हुए हैं, दैट मीन्स वॉल्केनो से इरप्ट होके दूसरी साइड गए हैं और वो ऑब्वियसली सेम ओरिजिन से निकले हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर सेम है, सेम टाइम पे वो सॉलिडिफाई हुए हैं, सेम टाइम पे उनका एज है। तो ये जो है ये बेसिकली हम नोटिस करेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द ओशन फ्लोर, और इससे अपने को और कुछ और चीजें पता चलेंगी। अब ये तो हमने मैपिंग का मतलब यही है, उसके बारे में स्टडी करना और उसका फाइनली रिसर्च करके पता करना अबाउट द ओशन फ्लोर। अब हम देख लेते हैं, जब हम ओशन फ्लोर की बात कर रहे हैं और जब हमने ब्रीफली टच ही कर लिया है कि ओशन फ्लोर में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और कर लेते हैं। तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी ओशन फ्लोर जो है किस टाइप से बना हुआ है, कैसे, जब मैंने बोल दिया अलग अलग टाइप के रिलीफ है, तो किस टाइप के रिलीफ है। तो बेसिकली जो है हम ओशन फ्लोर को 3 मेजर डिविजन्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन एंड मिड ओशन ridges. अब if you notice them carefully, you will see कि एक तरीके से लिंक है। देखो ये जो है ये बेसिकली अपना लैंड एरिया आ गया, कॉन्टिनेंटल क्लस्टर। इसके जस्ट टचिंग जो है इट विल बी आवर फर्स्ट यू कैन से द रिलीफ ऑफ सी ओशन फ्लोर। तो ये आ जाएगा अपना कॉन्टिनेंटल मार्जिन। बेसिकली इसमें भी हम देखेंगे, इसके 3 पार्ट्स है जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर अपना आ जाता है डीप ओशन बेसिन, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये वाला आ जाएगा। फिर वही हम आगे की तरफ देखेंगे तो इसमें आ जाएगा अपना मिड ओशन रीजन। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो अपना ओशन फ्लोर है ये भी डिवाइडेड है और बेसिकली 3 चीजों में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और उसके बाद मिड ओशन रीजन। तो इसको ही बुक में दे हैव शोन थ्रू दिस पर्टिकुलर फिगर, जिसमें बेसिकली यही बोल रहे हैं कि ऐसे सी लेवल से कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर उसके बाद अपनी सेकेंड लेयर हो जाती है एंड देन फाइनली वी हैव आवर मिड ओशन रिजेस। तो बेसिकली ये, और उसके बाद बीच में कैसे हम देखेंगे इनके जो हाइट कैसे वेरी करती है और कैसे अलग अलग आगे पर्टिकुलर एक एक जब टीचर को पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि किस टाइप के लैंडफॉर्म जो है उस जगह पे अपने को मिलते हैं। तो इनको अपने एक बार जल्दी से कर लेते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। तो एज आई सेड की जो फर्स्ट है अपना वो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन एक्चुअली में ट्रांजिशन है बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन, यानी जो अपने कॉन्टिनेंटल एरिया जिसको हम कॉन्टिनेंट बोल देते हैं उसके जो शोर्स हैं उसके वहां से चेंज होते हुए, ट्रांजिशन होते हुए बनता है अपना कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और फिर उसके बाद अपना जो सेकेंड आ जाएगा लैंडफॉर्म, और जिसको हम दूसरे टर्म्स में भी बोलेंगे डीप सी बेसिन। बेसिकली उसके बीच का समवेयर ये क्या है, ट्रांजिशन है।
और ये बेसिकली इसमें अगेन 3 पार्ट्स होते हैं. यू कैन सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड सॉरी 4 होते हैं. एंड द फोर्थ जो है वो है डीप ओशनिक ट्रेंचेस. तो इसमें अगेन इफ यू नोटिस तो ध्यान से देखोगे कि अपना जो शोर है उसकी तरफ उससे मूव कर रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ. उसके बाद एक स्लोप आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. फिर आ जाता है अपना कॉन्टिनेंटल राइज और उसके बाद डीप ओशनिक ट्रेंचेस. तो बेसिकली इसमें से ये जो 3 है ये तो फर्स्ट 3 एज आई सेड कि दे आर इम्पोर्टेंट. पर अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है ट्रेंचेस के बारे में पढ़ना. बिकॉज ट्रेंचेस अपने को कंपैरेटिवली थोड़े से और इंफॉर्मेशन देते हैं. इसलिए जोग्राफर्स और रिसर्चर्स को जो है ये पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और इसकी जो स्टडी है वो और ज्यादा मतलब इस पे फोकस किया जाए. ठीक है, एक बार फिर से देख लो. फर्स्ट जो अपना लैंडफॉर्म है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में इसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स बोल देते हैं. यानी कि कोस्ट गिव्स वे टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आ जाता है अपना कॉन्टिनेंटल स्लोप. यू कैन सी एक तरीके का स्लोप है इसलिए. फिर कॉन्टिनेंटल राइज थोड़ा सा लैंडफॉर्म जैसे हो जाता है इसलिए. और फाइनली उसके बाद आ जाते हैं अपने डीप ओशनिक ट्रेंचेस. तो इससे अपना बन जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन. नेक्स्ट जो है वो है अपना एबिसल प्लेन. एबिसल प्लेन्स एक्चुअली में क्या होता है. एबिसल प्लेन्स एक तरीके का हम देखेंगे सम काइंड ऑफ प्लेन एरिया जैसे इसका नाम दिया हुआ है. बट बेसिकली हम ये बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्लेन्स होते हैं ये बेसिकली लाई करते हैं बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीजन. यानी इसके आगे जो है वो अपना आएगा मिड ओशनिक रीजन और एबिसल जो प्लेन्स है उससे पहले अपना कॉन्टिनेंटल मार्जिन आ गया. तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन का अगेन एक लिंक देख सकते हो जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज और उसके बाद जो डीप ओशन ट्रेंचेस है उसके बाद अपना ये आ जाता है एबिसल प्लेन. ऑलमोस्ट प्लेन एरिया होता है, बहुत एक्सटेंसिव होता है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है. और फिर इसके बाद बीच में हम देखेंगे आ जाता है अपना नेक्स्ट जो है मिड ओशनिक रीजन. तो अब जो अपना थर्ड लैंडफॉर्म है जिसके बारे में बेसिक अपने को आइडिया है क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी इसका मेंशन आया था. ये बेसिकली क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड चेन है. एक तरीके का माउंटेन सिस्टम है, ओशन के अंदर है. इट इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं बट द फैक्ट ये है कि ये जो है ये सबमर्ज्ड है अंडर द ओशनिक वाटर. यानी ओशनिक वाटर के अंदर है और ये बहुत हम बोलेंगे इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड एरिया तक बढ़ा हुआ है. इसका अगर इसको हम थोड़ा सा कैरेक्टराइज करने की कोशिश करें तो इसमें बेसिकली एक सेंटर ड्रिफ्ट सिस्टम होता है एट द क्रेस्ट. यानी कि बेसिकली जो हम देखते हैं जो रिजेस हैं उसका जो टॉप पोर्शन है माउंटेन और हिल्स जहाँ पे हम बोलेंगे उसी एरिया से कहीं ना कहीं क्या हुआ था जो वॉल्केनिक इरप्शन या जो मेजर चेंज आया था अर्थ सरफेस के इनसाइड के कारण वहाँ पे एक सेंट्रल ड्रिफ्ट होता है. मतलब एक छोटा सा ब्रेकेज टाइप जिससे के और जैसे एज आई सेड कि अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं वो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो प्लेट का मूवमेंट होता है. तो जनरली जो ये फॉर्म होती है डाइवर्जेंस के कारण होती है जनरली. और अब ये जो सेंट्रल ड्रिफ्ट सिस्टम है ये बेसिकली जो ये रिजेस है इसकी क्रेस्ट पे होती है. और उसके बाद हम देखेंगे कि आसपास की जो एरिया है वहाँ पे किस टाइप की लैंड फॉर्मेशन है. कहीं कहीं प्लेटूज भी होते हैं और आसपास के एरियाज में जो भी उसके सेटलमेंट हुई है रिगार्डिंग द रॉक्स और बाकी वो वाली चीज़ है. यहाँ पे वी विल एक्चुअली ऑल्सो नोटिस कि दिस इज द एरिया एक्चुअली ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी. यानी इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी क्योंकि यहीं से क्या होता है वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं और इट इज वन ऑफ द एरिया विच इज यू कैन से ऑफन मतलब ऑब्वियसली जोग्राफिकल टाइम पीरियड अगर देखें तो दिस द एरिया जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है. इसलिए इसको जोन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हम लोग बोल देते हैं, इंटेंस जोन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी.
तो फिर से रिपीट करी हूँ, बेसिकली इंटरकनेक्शन चेन है माउंटेन रेंजेस की या माउंटेन सिस्टम की बिटवीन द ओशन. लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है. द फैक्ट इज दैट इट इज सबमर्ज अंडर द ओशन वाटर. और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली सेंट्रल रिफ्ट होती है, आसपास प्लेटू होते हैं, फ्लैट जोन होते हैं ऑल अराउंड द एरिया. एंड इसके बाद हम ये भी नोटिस करेंगे कि दिस इज एक्चुअली जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी. सो विद दिस अपने ये जो तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स है इनसाइड दी ओशन दैट इज ऑन द ओशन फ्लोर, उसको ब्रीफली अपने लोगों ने कर लिया है. तो ये वाली फिगर अपने लोगों ने पहले भी कर ली थी. बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द हाइट कैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है धीरे धीरे गिव्स वे टू स्लोप और फिर फ्लोर आ जाता है, उसके बाद बीच में जो रीजेस आते हैं माउंटेन. Up now they have also given you this one map. If you have your book in front of you, just open your book page number 33 so that you can also have a look clearly and mark few things in your book itself. Okay? Now if you notice this map clearly, this map actually shows us that basically जो कौन से एरियाज है जहाँ पे वॉल्केनो ज़्यादा आते हैं या अर्थक्वेक के सेंटर्स कौन से हैं, हॉटस्पॉट कौन से हैं. ठीक है, तो ये अपने एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर. नाउ इन दिस फिगर यू विल नोटिस that there is a line of dots in the central part of Atlantic Ocean. Now you all know this is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean के बीच में ये जो हमें small dots of line दिख रही है बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, पैरेलल ऑफ कोस्ट लाइन है. यानी कि देखो कोस्ट लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है ये लाइन. और ये जो है ये बेसिकली ये तो अपने को पता है बाय द इंडेक्स वी कैन फाइंड आउट ये शैलो अर्थक्वेक सेंटर है. और ये जो है ये बाइफिकेट हो जाती है. यू कैन सी कि ये इंडियन ओशन जो है उसके सदर्न पोर्शन में भी है, ईस्ट अफ्रीकन एरियाज में भी है. तो बेसिकली these are these dots, you can say the light gray dots that are shown are the shallow earthquake centers, and you can notice these are almost spreading almost over all the major ocean. और ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने बेसिकली बोला है कि अटलांटिक ओशन के आसपास अगर देखो तो जनरली कोस्ट लाइन के आसपास ही है. एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो है मिड ओशनिक रिजेस, दीज आर आल्सो यू विल नोटिस दैट द लाइन ऑफ डॉट्स कोइंसाइड विद मिड ओशनिक रिजेस. यानी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये जो मिड ओशनिक रिजेस या हम देखेंगे ये जो वॉल्केनिक इरप्शन वाले हैं ये कहीं कहीं यू विल फाइंड आउट कि ये क्या है, इनसे कोलाइड कर रहे हैं, समवॉट इनसे मिल रहे हैं. देन वी हैव आल्सो हॉटस्पॉट बेसिकली वही जो हम बोल सकते हैं जहाँ पे मैंटल में जो मोल्टन मैग्मा है और वीकर एरियाज है जहाँ से इरप्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, उनको हॉटस्पॉट बोल देते हैं. उसके बाद इफ यू नोटिस ये जो वॉल्केनिक इरप्शन वाला एरिया अगेन ये जो ब्लैक डॉट ही है पर जो डार्क वन है दीज आर बीइंग स्प्रेड हियर. एंड उसके बाद बेसिकली ये जो एरिया है अगेन दिस इज कॉल्ड यू कैन से रिंग ऑफ फायर. क्यों बोलते हैं रिंग ऑफ फायर? बेसिकली बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ इरप्शन, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं. इस जो हम देखेंगे बेसिकली एरिया ये जो एरिया है इन पैसिफिक ओशन. उसके बाद सिमिलरली अगर हम देखें ये जो फाइनली जो ग्रे शेड वाले एरिया है, ये जो ग्रे शेड आपको दिख रहे होंगे ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे डीप अर्थक्वेक जोन्स है. तो ये जो है ये बेसिकली अपने हिमालयन एरियाज में बहुत ज़्यादा है और फ्यू ऑफ द यू कैन से बॉर्डर्स और द मार्जिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका और सम पोर्शंस ऑफ अफ्रीका और इस साइड पे यूरोप की साइड भी है. तो बेसिकली ये दिस मैप इज जस्ट टेलिंग अस the distribution of earthquake and volcanoes in terms of their location on the world map. So I suppose with this we are done with today's topic. Tomorrow again this will continue in terms of we'll do the concept of sea floor spreading and we'll study in a little more detail about the other things somewhat related to it only. Okay.
So this is for it for today. I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. Now we'll meet in the next class. And do give this question a reading. And if you have doubts, come up with your doubts so that we can solve it. Now we'll meet in the next.